नमस्कार, मैं हिमानी बाबा साहिब इंटरनेशनल एजुकेशन फाउंडेशन में आपका स्वागत करती हूँ। तो आज हम ईसीसी की क्लास 2 शुरू करने जा रहे हैं। हमने क्लास 1 में क्या पढ़ा था कि भारत में बाल्यावस्था, देखभाल और शिक्षा, और अब हम पार्ट 2 में पढ़ने जा रहे हैं भारत में प्रारंभिक बाल्यावस्था। प्रारंभिक बाल्यावस्था क्या होती है ये मैंने आपको पहले बता दिया था कि 0 से 6 वर्ष तक का जो समय होता है ये प्रारंभिक बाल्यावस्था कहलाई जाती है। 3 साल तक के बच्चे आंगनवाड़ी में जाते हैं। 3 से 6 साल तक के बच्चे अब कहाँ जाएंगे? प्ले स्कूल में जाएंगे। प्ले स्कूल में जाएंगे, वहां कैसा वातावरण होगा, कैसे स्कूल होंगे, ये सब मैं आपको पार्ट 1 में बता चुकी हूँ। अब हम पार्ट 2 की ओर चलते हैं। पार्ट 2 में है क्या? बच्चा वह होता है जो विकास की प्रारंभिक अवस्थाओं में होता है। आमतौर पर 8 से जो 10 वर्ष तक का समय होता है ये प्रारंभिक बाल्यावस्था ही कहलवाती है। वैसे 0 से जो 6 साल तक के बच्चे हैं इनको प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान रखा गया है, क्योंकि जो 6 साल के बाद बच्चा स्कूल में जाना शुरू हो जाता है उसका जो मानसिक और शारीरिक विकास है वो 6 वर्ष तक हो जाता है 90%। बाल्यावस्था की जो शुरुआत है वो जन्म से ही हो जाती है। पहले वो शिशु होता है, फिर वो बच्चा, ऐसे ही जो बाल्यावस्था की शुरुआत जन्म से हो जाती है। और उसकी जो शिक्षा और विकास का में महत्वपूर्ण समय कौन सा होता है? बाल्यावस्था का। पुरानी सभ्यताएं हैं उसमें बाल्यावस्था को तो कोई स्वतंत्र और महत्वपूर्ण रूप से नहीं देखा जाता था। 18वीं सदी में तक बाल्यावस्था एक अलग श्रेणी नहीं होती थी, क्योंकि बच्चे परिवार और समुदाय में जो काम हो रहे होते थे, क्योंकि पहले ज्यादातर लोगों की जॉइंट फैमिली होती थी जिसे सामूहिक परिवार बोला जाता है। जो उसमें ही जो कार्य होते थे, जो काम होते थे, उन्हीं में शामिल हो जाते थे, उन्हीं से वो सब चीजें सीख लेते थे। और पहले जो स्कूल में बच्चे स्कूल में भी 5 और 6 साल के बाद ही जाते थे, तो जो पहले का काल था वो अपने घर से और अपने समुदाय से ही वो सीख लेते थे। औद्योगिक क्रांति के बाद बच्चों में जो काम का विरोध और उनकी सुरक्षा के लिए आवाज उठाई गई कि 14 साल से पहले बच्चा काम नहीं कर सकता, उसे बाल मजदूरी कहा जाता था, उस पर रोक लगाई गई, जिससे बच्चा काम काज ये सब चीजें अपने समूह में भी नहीं सीख सकता था। औद्योगिक क्रांति के बाद जो बच्चों में काम करने का जो विरोध हो गया और सुरक्षा के लिए जो आवाज उठाई गई। बाल्यावस्था को आत्मनिर्भरता पूर्ण सीखने की अवस्था के रूप में देखा जाता है, जिससे बच्चा आत्मनिर्भर हो, उसे पता चले कि वो आत्मनिर्भर होकर काम कैसे कर सकता है। स्कूली शिक्षा समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई है और अनिवार्य शिक्षा पर जोर दिया गया है। आधुनिक समाज में परिवार के अलावा बाहरी सहायता की मांग बढ़ी है। बाहरी सहायता जैसे आंगनवाड़ियों में बच्चों की देखभाल होती है, अब जैसे प्ले स्कूल खोले जा रहे हैं। पहले जैसे 3 साल के बाद बच्चे स्कूल में चले जाते थे, नर्सरी केजी स्कूलों में उनकी जो स्कूल में जो उनका देखभाल होती थी, ये होती है बाहरी सहायता की मांग, जो बच्चों की देखभाल और शिक्षा के लिए जरूरी कर दी गई है। मानव विकास और शोध से यह स्पष्ट हुआ है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था एक महत्वपूर्ण चरण है, कुछ सीखने का, कुछ आगे बढ़ने का, भविष्य के लिए तैयार होने का। भारत में जो सामाजिक और आर्थिक विविधता है बच्चों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जो समाज में चल रहा है, जो आर्थिक विविधता है, इसका बच्चों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना अनिवार्य है। सांस्कृतिक, जातीय और भौगोलिक बदलाव अलग अलग संदर्भों और अनुभवों को जन्म देता है। जाहिर सी बात है, जैसे हमारे संस्कार होंगे, जैसे हमारे भौगोलिक विकास होगा, उसके अनुसार ही बच्चा विकास कर सकता है। बच्चे के अनुभवों में बदलाव आता इन्हीं के ऊपर ही है। प्रारंभिक बाल्यावस्था जैसे मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जन्म से 6 वर्ष तक की अवस्था जो प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है, इसे निर्माण के वर्ष भी कहा जाता है। इसी वर्षों में ही बच्चों का जो विकास है वो तीव्र गति से होता है। इस समय के अनुभवों की जो कमी और वंचिता होती है जो बच्चों के विकास को नुकसान पहुंचाती है। प्रारंभिक बाल्यावस्था से 3 वर्षों में जो देखभाल और उद्दीपन होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है। जो विश्व स्तर पर बच्चों को वयस्कों की निगरानी और परीक्षण की आवश्यकता होती है। बच्चों को जो समाजीकरण है उन्हें वयस्क भूमिकाओं के लिए तैयार करने में मदद करता है। छोटे बच्चे बहुत ना संवेदनशील होते हैं, जो वो देखते हैं वो ही सीखते हैं, जो उन्हें दिखाया जाता है वो सबसे ज्यादा जल्दी वही चीजें सीख जाते हैं, और सबसे ज्यादा चीजें वो अपने आप के आसपास के एनवायरनमेंट से ही, आसपास के वातावरण से ही सीखते हैं। बच्चों का जो भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक और जैविक परिस्थितियों के आधार पर ही उनके विकास में उन्नति होती है।
समाज में क्या चल रहा है, आसपास में क्या चल रहा है, इन्हीं सब के आधार पर ही जो बच्चों का विकास भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग होता है। बच्चों को उन्नति करने के लिए, जैसे मैंने पहले बताया था कि सुरक्षित वातावरण, पौष्टिक आहार, प्यार और मतलब उन्हें ऐसा वातावरण प्रदान किया जाए जिनमें वो सुरक्षित फील करे। उन्हें ऐसे अवसर प्रदान किए जाएं जिनमें वो खोजबीन कर सके, नई नई चीजों पर खोज करें। गरीबी, शिथिल परिवार और कामकाजी बच्चे, बेघर बच्चे जैसे सामाजिक कारक बच्चों के अनुभवों को प्रभावित करते हैं। वो बच्चे सीखने में असमर्थ हो जाते हैं जिन पर शुरू से ही काम करने का प्रेशर होता है। गरीब परिवार होते हैं जो बच्चों को ज्यादा नहीं पढ़ा सकते। यदि परिवार के पास सीमित संसाधन है, वे बच्चे इनसे वंचित नहीं रहेंगे। सीमित संसाधन होने पर ही भी बच्चे इससे वंचित रह सकते हैं, उनको अनदेखा नहीं किया जाएगा। जो बच्चों की भौगोलिक और सामाजिक परिस्थितियों को समझना आवश्यक है, क्योंकि ये उनके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रत्येक संस्कृति बच्चे और बाल्यावस्था को अलग अलग रूप से परिभाषित करती है। बिल्कुल करती है। हर बच्चे की जो संस्कृति है अलग अलग होती है। वो हर कोई बच्चा अपने अपने परिवार में पलता बढ़ता है, जिससे उनकी बाल्यावस्था में बदलाव होता है, वो अलग अलग रूप से परिभाषित होती है। इसका कारण संस्कृतियों की सांस्कृतिक चेतना का सदियों से विकास होना है। विभिन्न संस्कृतियों में बच्चों से व्यवहार और उनके साथ संबंध अलग अलग होते हैं। जो बाल्यावस्था है आमतौर पर माता पिता के अलावा अन्य वयस्कों का, जैसे बच्चे जब छोटे होते हैं माँ संभालती है, इसके साथ साथ दादा दादी, उनको ये सब भी बच्चे को सिखाने और समाजीकरण करने की अवस्था में महत्वपूर्ण जो है योगदान देते हैं। इस अवधि में जो बच्चे स्वतंत्र रूप से खोजबीन करते हैं, उन्हें ये नहीं पता होता कि हम किसी चीज के ऊपर खोज कर रहे हैं, इसका कोई मतलब बनेगा कि नहीं। अब बच्चा है, छोटा सा बच्चा लगा लो, उनको कार दिलाई जाती है, सबसे पहले वो उसे तोड़ के सारी चीजें निकाल कर देखता है कि इसके अंदर क्या है, मतलब खोजबीन करता है उस चीज की। उसे तो नहीं पता ना कि तोड़ने के बाद वो चीज खराब हो जाएगी, लेकिन उसके अंदर से वो जो चीजें निकालता है वो अलग अलग चीजों से उसका खोजबीन करता है। यही अनुभवों से वो आगे सीखता है। भारत में जो छोटे बच्चों की स्थिति है, प्रोफाइल है, वो क्या है? बच्चा राष्ट्र का भविष्य है। ये आप सभी को भी पता है कि बच्चे का जब विकास अच्छे से होगा तो उससे राष्ट्र के भविष्य पर भी महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। उसका स्वास्थ्य और शिक्षित होना बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत जरूरी है। बच्चा स्वास्थ्य नहीं होगा, बच्चा शिक्षित नहीं होगा, वो देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान नहीं दे सकेगा। एक राष्ट्र की प्रगति उससे नागरिकों के स्वास्थ्य, शिक्षा और आर्थिक स्वतंत्रता से मापी जाती है। बिल्कुल मापी जाती है, क्योंकि राष्ट्र की प्रगति इन सभी पर ही आधारित है। मानव विकास सूचकांक HDI में जो शिशु मृत्यु दर है, शिशु की आयु, उनकी साक्षरता दर, इन सब का निर्धारण किसमें होता है? मानव विकास सूचकांक में। भारत एक बहुसांस्कृतिक बहुदलीय समाज है। इसमें अलग अलग तरह की अलग अलग संस्कृति के लोग रहते हैं, अलग अलग जाति, धर्म, भाषाओं के लोग रहते हैं। भारत दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला दूसरा देश है, जहां 1.21 अरब से अधिक लोग रहते हैं। भारत में 0 से जो 18 वर्ष के 440 मिलियन से भी अधिक बच्चे हैं, जो विश्व में सबसे अधिक हैं। 2011 में जो हमारी जनगणना हुई थी, उसके अनुसार जो भारत में 0 से 6 वर्ष के बच्चे आयु के जो बच्चे हैं वो हैं 158,789,287 जो बच्चे हैं, उनकी मतलब कुल जनसंख्या का वो 13.12% है। ये जो आंकड़े हैं ये बच्चों के जो जनसंख्यिक प्रोफाइल के अंतर्गत आते हैं। सांख्यिकीय आंकड़े जनसंख्या के बड़े हिस्से में होने वाले नुकसान का संकेत देते हैं। आर्थिक संसाधनों में जो असमान वितरण होता है, पहुंच और जागरूकता की कमी बच्चे की असंतोषजनक स्थिति को पैदा करते हैं। संसाधनों की कमी, न्यूनतम जो क्रय शक्ति है, खराब स्वास्थ्य, उच्च जनसंख्या घनत्व अस्वास्थ्यकर जीवन दशाओं को जो बढ़ावा देते हैं, क्योंकि जितनी ज्यादा जनसंख्या होगी उतनी ज्यादा ही जो उनको संसाधनों की कमी होगी। भारत में 2005 और 6 में जो जनसंख्या की गणना हुई थी और जो 2015 और 16 इनकी अगर तुलना की जाती है तो बच्चों की स्थिति तुलनात्मक अध्ययन है।
NFHS 4। 2015 और 16 से क्या पता चलता है कि जो भारत बाल जनसंख्या 0 से 6 वर्ष में के बच्चों की जो जनसंख्या है 158 मिलियन थी, जो पिछले 10 वर्षों में स्थिर रही है, बड़ी नहीं है, उतनी ही रही है। जन्म नियंत्रण विधियों और स्वास्थ्य सेवाओं में जो सुधार में बदलाव प्रजनन दर की कमी के कारण आया है। पुरुष महिला बाल लिंगानुपात में जो मामूली सी वृद्धि हुई है, पहले 914 थी और अब 919 हो गई है, लेकिन शहरी क्षेत्रों में लिंगानुपात अब भी वही बना हुआ है, स्थिर है, कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। उच्च जनसंख्या घनत्व और अपर्याप्त सेवाओं के बावजूद भारत में बच्चों की जो स्थिति में सुधार हुआ है, शिशु स्वास्थ्य देखभाल और जागरूकता में वृद्धि हुई है। अब अधिक परिवार चिकित्सा सेवाओं का जो लाभ उठा रहे हैं, अधिक जन्मे बच्चे प्रशिक्षित चिकित्सक कर्मियों की सहायता से जन्म लेते हैं। सरकारी जो अस्पताल हैं, इनकी देखरेख में जो पैदा होते हैं। अब ज्यादातर बच्चे जो प्रतिरक्षा जो उन्हें मिल सकती है, वो उन्हें मिल रही है। बाल रुग्णता और मृत्यु दर, दो तरह की जो मृत्यु दर होती है, एक तो शिशु मृत्यु दर होती है, एक बाल मृत्यु दर होती है। शिशु मृत्यु दर के अंतर्गत कौन से आते हैं? 0 से जो 1 वर्ष के बच्चों की मृत्यु होती है वो शिशु मृत्यु दर के अंतर्गत आती है, और 0 से जो 5 वर्ष तक के जो बच्चों की मृत्यु होती है, ये बाल मृत्यु दर के अंतर्गत आती है। अब बाल मृत्यु दर की बात कर लेते हैं। प्रति 1000 जीवित बच्चों पर 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मौत, ये बाल मृत्यु दर के अंतर्गत आती है। शिशु मृत्यु दर, प्रति 1000 जन्मे बच्चों में 1 वर्ष से कम उम्र के मरने वाले बच्चों की संख्या, ये किसके अंतर्गत आती है? शिशु मृत्यु दर के। जैसा मैंने आपको पहले कंसेप्ट क्लियर कर दिया है बाल मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर का। 2015 से 16 में नवजात शिशुओं के चिकित्सक देखरेख में जो वृद्धि हुई है, जो सुधार हुआ है, 2.5% नवजात बच्चों को 24 घंटे के अंदर की जो देखरेख मिलनी जरूरी होती है। पिछले 10 वर्षों में शिशु मृत्यु दर 57 से घटकर 41 हो गई है, सुधार आया है। प्रमुख कारण क्या है? रोग, संक्रमण और स्वस्थ जीवन दशाओं का अभाव, जो पहले कम होती थी जिससे मृत्यु दर अधिक थी, अब इन सब चीजों में सुधार आ गया है और मृत्यु दर में भी कुछ सुधार आया है। और जो 5 वर्ष से कम आयु के जो शिशुओं की मृत्यु दर में भी गिरावट आई है। 2015 से 16 में 50 थी और अब 10 साल पहले, अब जो 50 है, जो 10 साल पहले थी वो 74 थी, इसमें भी सुधार आया है। अधिकांश परिवारों ने स्वच्छता और स्वच्छ पेयजल में भी सुधार किया है। मातृ मृत्यु दर और स्वास्थ्य, पहले हमने शिशु मृत्यु दर की बात की, बाल मृत्यु दर की बात की, अब हम कर रहे हैं माता की जो मृत्यु दर है, ये इसमें क्या सुधार आया है? गर्भावस्था, जब वो बच्चा पेट में होता है, और प्रसव डिलीवरी, इसके दौरान 42 दिन के अंदर जो माता है वो बहुत ही जटिलताओं का सामना करती है, जिसमें उनकी मृत्यु होने का सबसे ज्यादा खतरा रहता है। 1990 में भारत का MMR 556 प्रति 1000 जीवित का जन्म था। 2016 में घटकर वो 130 प्रति 1000 जीवित जन्म रह गया है। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में मृत्यु दर को 77% कम करने की सराहना की है। बहुत अच्छा विकास हुआ है, बहुत अच्छे से वो मृत्यु दर को कम कर पाए हैं। मातृ मृत्यु दर का सीधा प्रभाव बच्चों पर पड़ेगा। मातृ मृत्यु दर माता की आयु, स्वास्थ्य और सेहत से जुड़ी है। जो 18 वर्ष से कम आयु के विवाहित महिलाओं की संख्या 2005 से 6 में 47 से 4% थी, जो 2015 और 16 में घटकर 26.8% हो गई है। क्योंकि 18 वर्ष से पहले जब लड़कियों की शादी कर दी जाती थी, वो पहले ही इतनी कम उम्र होती थी, बच्चों की शादी कर दी जाती थी। फिर जब उनका बच्चे वगैरह होते थे, जो गर्भावस्था होती थी, उसके दौरान उनको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। इसीलिए जो महिलाओं की शादी की उम्र वो 18 वर्ष कर दी गई थी। स्वास्थ्य और पोषण, स्वास्थ्य और पोषण का क्या महत्व है, इसमें विकास में क्या योगदान देते हैं? जब बच्चे को और माता को स्वास्थ्य पोषण मिलेगा, अच्छा पोषक आहार मिलेगा और जन्म के बाद अच्छे से बच्चे का टीकाकरण होगा,
तो मृत्यु दर कम होगी, विकास में भी वृद्धि होगी। आईसीडीएस केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल और टीकाकरण की सुविधाएं, स्थानीय समेकित बाल विकास सेवाएं, आईसीडीएस केंद्र नियमित क्लिनिकों और विशेष शिविर के माध्यम से प्रदान की गई है। बच्चों की जो पोषक स्थिति है वो क्या है? जो भारत में बच्चों की पोषक स्थिति चिंताजनक है, अभी भी उस पर बहुत सारे कार्य करना बहुत जरूरी है। 35.8% बच्चे के वजन कम है, अभी भी 38.4% बच्चों की लंबाई उसकी उम्र के अनुसार नहीं बढ़ रही है। वेस्टिंग, पर्याप्त वजन न होना, और सटिंग, पर्याप्त ऊंचाई न होना कुपोषण और उद्दीपन की कमी के कारण ही होता है। कुपोषण और उद्दीपन की कमी के जो ये संकेत हैं, बच्चे का वजन न बढ़ना, उम्र के साथ लंबाई न बढ़ना, ये सब उद्दीपन की कमी के कारण होते हैं। सरकारी प्रयास, सरकार क्या प्रयास कर रही है? बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण में जो सुधार है उसके लिए सरकार बहुत सारे कदम उठा रही है। पोलियो उन्मूलन विशेष रूप से सफल रहा है। स्तनपान, नवजात शिशुओं के पहले 6 महीने केवल स्तनपान को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, और जो 1 घंटे के अंदर शिशु को स्तनपान करवाना सबसे महत्वपूर्ण माना गया है शिशु के विकास के लिए। 41.6% महिलाएं हैं, ये सब एक बच्चे के विकास के लिए बहुत जरूरी हैं। जो 41.6% महिलाएं 1 घंटे के अंदर शिशु को स्तनपान करवाती हैं। 54% 9 महिलाएं हैं जो 1 से 6 माह तक बच्चों को स्तनपान करवाती हैं। ये जो सभी हैं ये आंकड़े हैं, इस आंकड़े के अनुसार जो सरकार काम करती है, इन आंकड़ों के अनुसार ही सरकार को पता चलता है कि कितना सुधार हुआ है, कितना स्थिर है और कितना अभी उस सुधार में कमी है। दुग्धवर्धक खाद्य पदार्थ, अधिकांश समुदायों में जो माता के लिए दुग्धवर्धक में सहायक विशेष खाद्य पदार्थ दिए गए हैं। 6 महीने की जो उम्र के बाद शिशु को ठोस आहार देना शुरू कर देते हैं, जैसे दलिया हो गया, ऊपर का दूध हो गया, खिचड़ी हो गई, ये सब जो पदार्थ 6 महीने के बाद देने शुरू किए जाते हैं। अब हम आते हैं शिक्षा पर। स्कूलों में दाखिला, NFHS 4 2015 से 16 के अनुसार 68.8% बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, जबकि 2005 की जनगणना हुई थी उससे 2015-16 की जनगणना के अनुसार 10% वृद्धि हुई है, बढ़ोतरी हुई है। शिक्षा की गुणवत्ता, स्कूलों में दाखिला बढ़ने के बावजूद शिक्षा की गुणवत्ता है उसमें सुधार की अभी भी आवश्यकता है, ताकि बच्चे अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकें। खेल आधारित शिक्षा, जो 3 से 6 साल तक के बच्चे हैं बाल वाटिका में जाएंगे, वहां पर खेल आधारित शिक्षा को लागू किया जाएगा। वहां पर बच्चों पर बुक का, किताबों का प्रेशर नहीं डाला जाएगा, उनको ऐसी सामग्री, ऐसे अनुसंधान, ऐसे संसाधन प्रदान किए जाएंगे जहां पर बच्चा खेल खेल में ही सीख जाए। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा नीति 2013 के तहत 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए विशेष आवश्यकताओं की पहचान की जाएगी और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाएगी। मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम 2017, यह अधिनियम 3 वर्ष से छोटे बच्चों की देखभाल आवश्यकता पर ध्यान दिया जाएगा। कार्य क्षेत्र में बच्चों की जो देखभाल है अनिवार्य सुविधाओं के साथ की जाएगी। प्रारंभिक प्रेरणा, राज्य के निर्देशों ने बच्चों की प्रारंभिक प्रेरणा और खेल में भूमिका को महत्वपूर्ण माना है, जिससे उनका शारीरिक और मानसिक विकास संभव हो पाएगा। शिक्षा के बाद हम चलते हैं लिंग अनुपात कितना है, कैसा है, लड़कियों का लिंग अनुपात कितना है, लड़कों का लिंग अनुपात कितना है, साक्षरता दर में लिंग अनुपात कितना है, इन सब पर अब हम बात करते हैं। लैंगिक असमानताएं, जो लिंग में जो असमानताएं हैं समाज में जो बच्चों के प्रति व्यवहार बाल्यावस्था पर गहरा प्रभाव डालता है। एक राष्ट्र की प्रगति के लिए सभी सदस्यों को समान अधिकार और अवसर प्रदान करना बहुत जरूरी है। लड़कियों को स्वास्थ्य देखभाल, जो लड़कियों के लिए जो सुरक्षित देखभाल, स्वास्थ्य देखभाल, पोषण, इनमें सुधार करना। शिक्षा में भेदभाव, जो लड़के लड़कियों की शिक्षा में भेदभाव किया जाता है, इनमें तुलना करना और इनको नकारात्मक कोई प्रभाव न डाले, इस पर ध्यान देना ही सरकार का उद्देश्य है। साक्षरतात्मक दर,
भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जो लड़कियों की साक्षरता दर थी वो 65.5% थी, जबकि लड़कों की जो साक्षरता दर थी 82.1% थी। क्योंकि आज भी क्या है, गांव ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों को बाहर पढ़ने के लिए नहीं जाने दिया जाता। आज भी वो मानसिकता वही बनी हुई है। इसमें सुधार करने के लिए ही जो सरकार पर्याप्त कदम उठा रही है। लिंगानुपात है 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर 944 महिलाएं थी, जो लिंग अनुपात असमानता का संकेत है। NFHS 4 आंकड़े 1991 के बाद 10 वर्षों में सामान्य आबादी के अनुसार जो लिंगानुपात में के 9 में गिरावट आई है। जो 2016 में शहरी क्षेत्रों में जो लिंगानुपात था वो कम था। लड़कियों में जीवित रहने की दर 2005 में लड़कियों की जीवित रहने की जो संख्या है 914 थी, और जो 2015 में गिरावट आकर 919 रह गई। गिरावट कुछ ज्यादा कम फर्क नहीं आया, लेकिन सुधार हुआ है, जिससे लड़कियों की स्वास्थ्य स्थिति में भी सुधार के संकेत मिले हैं। विविध सामाजिक और सांस्कृतिक और आर्थिक संदर्भ में ECCE इस पर ध्यान देते हैं। जो भारत में सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संदर्भ ने जटिलता और विविधता को दर्शाते हैं, जहां विभिन्न भौगोलिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आर्थिक कारकों के आधार पर समाज के अलग अलग पहलू उभर कर सामने आते हैं। सबसे पहला है सांस्कृतिक विविधता। भारत में जो विविध जो धार्मिक है, भाषा है, संस्कृत है, ये सभी कारक प्रभावित करते हैं। हर क्षेत्र में अपने अपने रीति रिवाज हैं, अलग अलग जीवन शैली है, जो बच्चों की परवरिश, शिक्षा और सामाजिक अनुभवों पर गहरा प्रभाव डालती हैं। भौगोलिक विविधता क्या होती है, जिसमें हिमालय, उत्तरी मैदान, दक्कन का पठार, रेगिस्तान जैसी प्राकृतिक जो संरचनाएं शामिल है। भौगोलिक विविधता जैसे जलवायु हो गया, तापमान हो गया, जीव जंतु हो गए, वनस्पति हो गई, ये विभिन्न है, जो बच्चों की जीवन शैली और पहनावे को भी प्रभावित करती है। सामाजिक और आर्थिक संदर्भ क्या है? भारत में सामाजिक जीवन कई कारकों से प्रभावित होता है, जैसे संसाधनों की उपलब्धता, रोजगार के अवसर कितने हैं, आर्थिक स्थिति क्या है, ग्रामीण और शहरी बच्चों की शिक्षा भी अलग अलग होती है, जो उनके जीवन शैली पर महत्वपूर्ण योगदान देती है, महत्वपूर्ण विभिन्नता प्रस्तुत करती है। भौगोलिक परिस्थितियों पर क्या प्रभाव पड़ता है? भारत भौगोलिक और जलवायु स्थितियां लोगों के जीवन पर गहरा प्रभाव डालती हैं। जैसा कि पर्वतीय क्षेत्र में के लोग मैदानी इलाकों में शारीरिक और सांस्कृतिक रूप से अलग होते हैं। जो पर्वतीय क्षेत्र पर मौसम ठंडा होता है या गर्म होता है, जैसे वहां के लोगों का यहाँ पे रहना थोड़ा सा मुश्किल होता है, और यहाँ के लोगों का वहां जाकर, इसीलिए उनकी जो सोच है, तरीके हैं, रहन सहन है, वह भी विभिन्न होता है। धार्मिक और जो भाषाई विविधता है, भारत में विभिन्न भाषा है, अलग अलग धर्म है, जिससे बच्चों के विचार, मूल्य और सामाजिक व्यवहार अलग अलग होते हैं। भारत की यह विविधता बच्चों के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विकास में, उनकी पहचान और व्यक्तिगत निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सांस्कृतिक, जाति और जनजाति। जो भारत में आपको पहले ही बताया कि अलग अलग संस्कृति के लोग हैं, अलग अलग जाति और जनजाति के लोग हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं जातीय व्यवस्था क्या है, जाति व्यवस्था क्या है। जाति जो प्राचीन काल से ही भारत समाज का हिस्सा बनी हुई है, सामाजिक जो स्थिति है, अवसर है, इनको निर्धारित करती है। जाति के अनुसार ही जो समाज में की स्थितियों में जो अवसर हैं वो प्रदान किए जाते हैं। जाति आधारित भेदभाव, जैसे निचली जातियों के संसाधन, शिक्षा, भूमि, पूजा, इन सबसे वंचित रखा जाता है, जिससे समाज और आर्थिक असमानताएं बढ़ती हैं। उनको समान अधिकार नहीं दिए जाएंगे तो इसमें असमानताएं आना संभव है। इस प्रकार के भेदभाव बच्चों पर गहरा प्रभाव डालते हैं। बच्चों की आत्मसम्मान में कमी आती है, पहचान में गिरावट आती है, सीमित अवसर प्रदान होते हैं उन्हें, जिससे उनकी जो मानसिक और शारीरिक विकास में गिरावट आती है। इस पर नकारात्मक नेगेटिविटी पैदा होती है, नकारात्मक असर पड़ता है। अस्पृश्यता और अन्य कई प्रकार हैं जो बच्चों को समाज में
मुख्य धारा से उथल पुथल कर देते हैं, उनसे अलग कर देते हैं, जिससे वो अवसरों से वंचित रह जाते हैं। जनजातियां तथा उनकी चुनौतियां क्या है? भारत में अनुसूचित जनजातियां ग्रामीण व वन्य जो क्षेत्रों में रहते हैं, उनकी सांस्कृतिक मान्यताएं और प्रथाएं इनसे ये गहरे रूप से जुड़े होते हैं। जनजातीय जो समुदाय हैं, उनकी जो जीवन शैली और भाषाएं हैं, अक्सर उन्हें मुख्य धारा से अलग करते हैं। इसके परिणाम स्वरूप उन्हें शिक्षा है और रोजगार है, इनके अवसर कम मिल पाते हैं, जिससे वह वंचित रहते हैं। जनजातीय बच्चों में के समक्ष भाषा और सांस्कृतिक चुनौतियां उन्हें अधिक मिलती हैं। वे अपने जो पारंपरिक जीवन है उसके अनुसार मुख्य धारा में प्रवेश करने के प्रयास और अपनी सांस्कृतिक पहचान खोने का सामना करते हैं। उनको इस चीज में बहुत ज्यादा बाधाओं का सामना करना पड़ता है। तो आगे हम सांस्कृतिक और सामाजिक प्रभाव पढ़ते हैं। ये है क्या? जाति और जनजातीय जो भेदभाव है, ये बच्चों की आत्म छवि और प्रेरणा का पर गहरा असर डालते हैं। बच्चे समाज द्वारा लगाए गए सीमाओं और अलगाव से पीड़ित होते हैं। जैसे अलग अलग संस्कृति के लोग होते हैं, अलग अलग समाज के लोग होते हैं, उनके हर किसी की अपनी संस्कृति होती है, अपना सामाजिक व्यवहार होता है। उसी के अनुसार जो बच्चों का विकास है वो भी अलग अलग तरीके से ही होता है। उनके अवसर सीमित हो जाते हैं क्योंकि वो अपने ही संस्कृति के अनुसार सीखता है। शिक्षित और आर्थिक जो अवसर है, अवसरों तक जो पहुंचाने की कमी है, ये बच्चे जो सामाजिक सीढ़ी तक चढ़ने व असमर्थ होते हैं और उनके जो भविष्य के विकास की संभावनाएं कमजोर हो जाती हैं। भारत में जो सामाजिक सुधार है और सरकारी नीतियां हैं, इसके बावजूद भी जाति और जनजाति है जो भेदभाव है, इस पर प्रभाव पड़ रहा है। आज भी उतना ही फर्क रखा जाता है कि ये इस जाति का है, ये उस संस्कृति का है, इसकी ये जाति, आज भी इस चीज पर प्रभाव पड़ रहा है और जो बच्चों का विकास है और उनके भविष्य है उसको प्रभावित करता है। विकलांग बच्चे समाज में सबसे अधिक अधिकारहीन और बहिष्कृत समूह है। विकलांग बच्चे अपने प्राथमिक और उच्च शिक्षा वो है पूरी नहीं कर पाते। विकलांग बच्चों को सरकारी और निजी स्कूलों में के बच्चों को मुख्य धारा में लाने का जो प्रयास है वो कर रहे हैं कि उनके लिए अलग से ही एक शिक्षा है, एक शिक्षण संस्थान है, ये बनाए जाए। मतलब बहुत सारे ऐसे उद्देश्य हैं जो सरकार के वो पूरे हो रहे हैं। परिवारों को एक जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे जो विकलांग बच्चे होते हैं, इन्हें परिवार से भी अलग एक विशेष अवसर प्रदान होते हैं। उनको अलग देख रेख प्रदान की जाती है परिवार द्वारा भी, क्योंकि वो एक विकलांग बच्चे होते हैं। कोई विकलांग हाथ से होता है, कोई पैर से होता है, कोई आंख से होता है, अलग अलग तरीके से जो बच्चे विकलांग होते हैं। जो ऐसे बच्चों को माता पिता की अतिरिक्त देखभाल की जरूरत पड़ती है, उनके अतिरिक्त समर्थन की आवश्यकता होती है। अक्षम बच्चों के साथ साथ सक्षम बच्चों को भी सहानुभूति, व्यवहार और समानता सिखाने की आवश्यकता होती है। परामर्श के माध्यम से भी बच्चों को एक दूसरे की क्षमताओं को समझने और स्वीकृति देने में जो है मदद की जाती है। प्रवासी क्या होते हैं? जो दूसरे स्थान से, जो अपने स्थान से उठकर दूसरे कहीं स्थान पर आकर बसते हैं, उन्हें प्रवासी कहा जाता है। अपने क्षेत्र से उठकर दूसरे क्षेत्र में बसना, ये एक प्रवासी होता है। लगभग 4 से 6 मिलियन बच्चे प्रवास से प्रभावित होते हैं। असंगठित क्षेत्रों में काम करने के अर्धकुशल और अकुशल जो प्रवासी असुरक्षित होते हैं। ये प्रवासी हैं जो बुनियादी सेवाएं और आजीविका सुरक्षा से वंचित रहते हैं। प्रवासी श्रमिकों को शोषक कार्यों, परिस्थितियां, न्यूनतम मजदूरी मिलती है और भुगतान न मिलने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई बार वो काम कर लेते हैं पूरा महीना, लेकिन उन्हें सैलरी नहीं दी जाती। ये सब जो परिस्थितियों का सामना प्रवासियों को करना पड़ता है। प्रवासी महिलाओं को लिंग आधारित मजदूरी, भेदभाव, मातृत्व अधिकारों और बाल देखभाल होती है, उन सेवाओं से वंचित रखा जाता है। मौसमी प्रवास बच्चों के लिए विशेष रूप से हानिकारक होता है क्योंकि यह बच्चों की शिक्षा से वंचित रहता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था का आगामी जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रारंभिक बाल्यावस्था एक संवेदनशील अवस्था है जिससे आनुवंशिकता, गुण और पोषण दोनों आकार होते हैं। जो प्राकृतिक बच्चों में जीन और आनुवंशिक गुणों का प्रभाव पड़ता है, जबकि पोषण में
पर्यावरणीय कारक जैसे परिवार की देखभाल हो गई, शिक्षा आदि शामिल हैं। प्रारंभिक वर्षों में जो बच्चों का मानसिक विकास है वो बहुत तीव्र गति से होता है, निर्माण का समय होता है, और जो उनकी बच्चों की आगे की क्षमता और जो व्यवहार को प्रभावित करता है। सेवा और वापसी, सर्व एंड रिटर्न के जो सिद्धांत के अनुसार बच्चों का जो बच्चों का मस्तिष्क है उनके अनुभवों से सीखता है और देखभाल और प्रतिक्रियाओं पर निर्भर करता है कि उनकी कैसी देखभाल हो रही है, कैसी प्रतिक्रियाओं में देखभाल हो रही है, किस प्रकार से उनकी देखभाल की जा रही है। सकारात्मक, प्रेरणादायी और देखभाल भरा वातावरण है जो बच्चों की शारीरिक और मानसिक विकास के लिए बहुत आवश्यक है। उदासीन वातावरण, दुर्व्यवहार, कुपोषण या बार बार बच्चे का बीमार होना, ये सभी उसके विकास पर नकारात्मक प्रभाव डालता है, नेगेटिव प्रभाव डालता है। प्रारंभिक प्रतिकूल अनुभव जैसे खराब पालन पोषण हो गया, स्वच्छ वातावरण न मिलना, कुपोषण आदि बच्चे के विकास के पर गंभीर प्रभाव डालता है, जो भविष्य में उसके मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक समस्याएं पैदा होती हैं, इन समस्याओं को जन्म देता है। सकारात्मक पालन पोषण, परिवार का सहयोग, जो बच्चे की देखभाल होती है, ये सब प्रतिकूल प्रभाव डालता है, बच्चे को नियंत्रण में रखता है। बच्चे के प्रतिकूल अनुभव वयस्क होने पर, बड़ा होने पर अभिभावक बनने की क्षमता को कमजोर कर सकता है और इनकी पीढ़ी दर पर नकारात्मक पालन पोषण का चक्र जारी करता है। इस प्रारंभिक जो बाल्यावस्था है, इससे को कुछ कारक हैं जो प्रभावित भी करते हैं, जैसे शारीरिक विकास है। यह वह काल होता है जिसमें बच्चों का विकास बहुत तीव्र गति से होता है। उचित पालन पोषण और स्वास्थ्य देखभाल की आवश्यकता होती है, जिसके कारण बच्चे का विकास अच्छे से हो पाता है। संज्ञानात्मक विकास, इस समय जो बच्चे की मानसिक और बौद्धिक विकास है बहुत तेजी से होता है, उन्हें नई चीजें सीखने का अवसर मिलता है। संवेदनात्मक विकास, बच्चों की जो भावनात्मक क्रियाएं हैं, बच्चों के भाव हैं और उनका जो आत्मसम्मान है, इस समय विकसित होता है। उन्हें कैसे प्यार से समझाया जाता है, उनकी कैसे देखभाल की जाती है, उन्हें हर काम करने के लिए कैसे प्रोत्साहित किया जाता है, इन सभी चीजों की जरूरत होती है। सामाजिक विकास क्या है? बच्चे के जो सामाजिक और कौशल और आपसी संबंध को सीखने का प्रयास है। उन्हें अपने साथियों और वयस्कों से जो सामाजिक रूप में बातचीत करने का मौका मिलता है, जिससे वह समाज के बारे में और अपने आसपास की दुनिया के बारे में सीखता है। भाषाई विकास, बच्चा सबसे पहले अपनी मातृभाषा सीखता है, अपने जो आसपास के वातावरण है उसमें क्या कौन सी भाषा बोली जा रही है, सबसे पहले बच्चा प्रारंभिक बाल्यावस्था में वही भाषा सीखता है। बच्चे को भाषा सिखाने के लिए समृद्ध भाषी वातावरण की सामाजिक कारक जैसे गरीबी हो गई, बाल श्रम हो गया, भूखमरी हो गई, बिखरे हुए परिवार हो गई, ये सभी ऐसे सामाजिक कारक हैं जो बच्चे के विकास पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। परिवार और देखभाल, बच्चों को अपने परिवार और समुदाय में जो देखभाल मिलती है, जो प्रेम मिलता है, जो समर्थन मिलता है, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है, जो बच्चे के आगामी विकास के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा बच्चों को सीखने में की क्षमताओं को बढ़ाती है, उनको सीखने में सहयोग करती है। उसके बाद है प्रेरणात्मक वातावरण, बच्चों को सीखने और खोजबीन करने के लिए एक ऐसा वातावरण प्रदान करवाना जो बहुत ही सुरक्षित हो, प्रेरणादायक हो। ऐसे वातावरण में बच्चे का जो है समग्र विकास संभव है। दीर्घकालीन प्रतिकूल परिस्थितियों के अंतर्गत कौन कौन सी परिस्थितियां आ सकती हैं? गरीबी हो गई, बाल श्रम हो गया जहाँ पे बच्चों को काम करना पड़ता है, परिवार की अस्थिरता हो गई जहाँ पे परिवार स्थिर नहीं है, गरीबी अवस्था के नीचे है, बच्चों के जो विकास और भविष्य पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। बच्चों को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं जिससे बच्चे के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है, जैसे अनुवांशिकता हो गई, वातावरण हो गया, कैसे वातावरण मिलना चाहिए, व्यायाम हो गया, बच्चे का शारीरिक व्यायाम जरूरी है, बच्चे का लिंग हो गया, पोषण हो गया, पारिवारिक प्रभाव, भौगोलिक प्रभाव, सामाजिक आर्थिक स्थिति, अर्थात ये सब ऐसे कुछ कारक हैं जो बच्चे बाल्यावस्था को प्रभावित करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं हम अनुवांशिकता पे। अनुवांशिकता क्या होती है? जो बच्चे को अपनी पीढ़ी से ही प्राप्त होती है, पीढ़ी दर पीढ़ी जो चीजें चलती आती हैं उन्हें अनुवांशिकता बोलते हैं। जैसे शारीरिक विशेषताएं होंगी, कुछ कहते हैं कि आप अपने माँ पापा पे गए हो, आप अपनी मम्मी पे गए हो, ये जो अवस्थाएं हैं इसे अनुवांशिकता बोलते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी जो मिलती हैं। शारीरिक विशेषताओं में के अंतर्गत क्या आता है? ऊंचाई हो गई, वजन, बालों की बनावट, आंखों का रंग, शारीरिक, ये सब है अपने माता पिता और
अपने माता पिता पर जाता है ये सब कुछ, तो ये किसके अंतर्गत आते हैं? शारीरिक विशेषताओं के अंतर्गत। बुद्धिमत्ता और अभिवृद्धि, जो बच्चों की मानसिक क्षमताएं और व्यवहार है, कुछ हद तक आनुवंशिकता का प्रभाव पड़ता है। स्वास्थ्य और रोग, कुछ जैसे कुछ लोग मोटे होते हैं, किसी को हृदय का रोग होता है, किसी को मधुमेह होता है, कुछ ऐसी बीमारियां होती है जो आनुवंशिक होती है, बच्चे को पीढ़ी दर पीढ़ी ही वो होती है। विकास का प्रभाव कब पड़ता है? अनुवांशिक कारक बच्चों की वृद्धि और विकास को प्रभावित कर सकते हैं, परंतु उनके अनुकूल वातावरण और उचित देखभाल से उनमें सुधार किया जा सकता है, जो बच्चे के विकास में सहायक प्रदान होते हैं। हस्तक्षेप, सही पोषण, सही शिक्षा और स्वस्थ देखभाल है जो बच्चों की अनुवांशिक क्षमताओं को प्रभावी ढंग से उभारा जा सकता है। अगला आता है वातावरण। कैसे वातावरण में बच्चा पल बढ़ रहा है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शारीरिक और मनोवैज्ञानिक प्रेरणा, बच्चों के विकास को सकारात्मक शारीरिक परिवेश और मानसिक समर्थन आवश्यक होते हैं। उनकी जो सोच समझ करने की क्षमता को बढ़ावा देते हैं, बच्चे की सोच समझ बढ़ती है उससे। जो सामाजिक और पारिवारिक संबंध है, समाज और परिवार का आपस में जिस कैसा संबंध है, परिवार और साथियों के साथ उनका जो प्रेरणादायक संबंध है, ये सब बातें भी बच्चे के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। शैक्षणिक और सामाजिक कौशल, एक अच्छा स्कूल और प्यारा परिवार बच्चे के सामाजिक और कौशलता को के विकास में मदद करता है। सकारात्मक वातावरण, कैसा वातावरण होना चाहिए? ऐसा वातावरण होना चाहिए जहाँ पे लोग मिलजुल के रहते हैं, जिम्मेदार नागरिक हो, सफल नागरिक हो, यही एक जीवन की सफलता का मूल है। तनावपूर्ण वातावरण का विपरीत प्रभाव। अगला है तनावपूर्ण वातावरण का विपरीत प्रभाव। जो तनावपूर्ण और जो नकारात्मक वातावरण होता है वो मानसिक और शारीरिक दोनों तरीके से बच्चे के विकास के प्रतिकूल प्रभाव डालता है, जिससे उनमें आत्मविश्वास की कमी होती है और उनकी शैक्षणिक जो प्रगति है उसमें बाधा उत्पन्न करती है। व्यायाम, व्यायाम बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए व्यायाम का बहुत ज्यादा ही महत्व है। शारीरिक विकास, बच्चों को शारीरिक रूप से विकसित होने के लिए खेल कूद व्यायाम की आवश्यकता होती है। उनकी मांसपेशियां और हड्डियों को मजबूत करने के लिए इसकी जरूरत होती है। सक्रियता की आवश्यकता, सक्रिय न केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि यह बच्चों के समग्र विकास के लिए, सारे विकास के लिए और आने वाले भविष्य के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तंदुरुस्ती और स्वास्थ्य, जब बच्चा व्यायाम करेगा तो वो तंदुरुस्त रहेगा, वो अपने आप को फ्रेश फील करता है जब वह व्यायाम करता है, और उसकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है जिसे हम इंग्लिश में इम्यूनिटी बोलते हैं, ये भी बढ़ती है। उपयुक्त उपलब्धि क्या है? नियमित व्यायाम करने वाले बच्चे मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से ही संतुलित होते हैं, जिससे उन्हें जीवन जीने में मदद होती है, जिससे वे उनकी क्षमताओं तक पहुंचने में सक्षम होते हैं। अगला है बच्चों का लिंग। भिन्न विकास प्रक्रिया, लड़के और लड़कियां अलग अलग तरीके से बड़े होते हैं। लड़के और लड़कियों का जो शारीरिक विकास है वो अलग अलग तरीके से होता है, जिससे उनकी विकास के दर में भिन्नता आती है। विशेषकर यौवना जो आरंभ होता है उसके समय। अनुवांशिक विशेषताएं, अधिकांश जो अनुवांशिक विशेषताएं होती हैं वो लड़के और लड़कियों के विकास के जो विकास में है वो विभिन्न पहलुओं में भिन्नता होती है। स्वभाव का अंतर, लड़के और लड़की दोनों का स्वभाव बहुत अलग होता है, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी जो रुचियां हैं अलग अलग कार्य क्षेत्र में अलग अलग तरीके से उत्पन्न होती हैं। समाज में भिन्नता, सामाजिक और जो सांस्कृतिक मान्यताएं हैं वो लड़के और लड़कियों के विकास में और उनके अनुभवों को बहुत ही ज्यादा प्रभावित करती हैं। पोषण, अगला जो कारक है वो पोषण है। अल्प पोषण की समस्या, भारत में जो कई बच्चे हैं अल्प पोषित हैं, जिससे स्टटिंग मतलब ऊंचाई में कमी और वजन में कमी की समस्या बढ़ती जा रही है। संतुलित आहार का महत्व, बच्चे को जो अगर संतुलित आहार मिलता है वो बच्चों को बीमारियों से बचाने और स्वस्थ रहने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। पोषण का योगदान, पौष्टिक भोजन बच्चों की वृद्धि में उनको ऊर्जा प्रदान करता है, उन्हें स्वस्थ रहने में मदद करता है। कुपोषण का प्रभाव, जो कुपोषण है विशेषकर प्रोटीन की कमी से होता है, जिससे अन्य जो स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं हैं वो उत्पन्न होती हैं। अत्या आहार के दुष्परिणाम, बहुत ज्यादा भोजन करना, अति आहार ज्यादा, भूख से ज्यादा खाना, ये भी एक बीमारी का कारण बन जाता है।
संतुलित आहार का समावेश, बच्चों को एक संतुलित आहार जैसे कितनी मात्रा में उन्हें प्रोटीन देना है, विटामिन देना है, खनिज, ये सब चीजें एक अगर संतुलित आहार संतुलित मात्रा में दी जाती हैं, उससे बच्चे का मानसिक विकास बहुत तेजी से होता है। पारिवारिक प्रभाव, प्यार और देखभाल, बच्चे को कितनी प्यार और देखभाल मिल रही है अपने आसपास के लोगों से, अपने वयस्कों से, अपने मम्मी पापा से, ये सब चीजें उनके मनोवैज्ञानिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देती हैं। पारिवारिक जो तनाव है बच्चों की विकास को अनदेखा कर देते हैं, उनकी जो प्रगति पर गहरा दुष्प्रभाव पड़ता है। ऐसे हालात के बच्चे नकारात्मक और असुरक्षित अनुभव करते हैं। ध्यान और स्वतंत्रता, अत्यधिक ध्यान और खोजबीन बच्चे को दब्बू बनाने से रोकती है। बच्चों को स्वतंत्र रूप से अगर वो कार्य करने दिया जाए तो आगे वो खोज करने के अवसरों में वृद्धि होती है और उससे उनका आत्मविश्वास भी बढ़ता है। सामुदायिक सहयोग, एक बच्चे को पालने में के लिए एक गांव चाहिए। यह कहावत इसी बात पर निर्धारित है कि जिस परिवार में बच्चा पल रहा है उसके आसपास के जो लोग हैं वो बच्चे के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, ये सब चीजें पारिवारिक प्रभाव पर ही निर्भर करती हैं। भावनात्मक और शाब्दिक प्रक्रिया, प्रारंभिक 2 वर्ष में ही माँ की जो भावनात्मक और शाब्दिक प्रतिक्रियाएं बच्चे के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है। माताओं और परिवार की भागीदारी से ही बच्चा विकास कर सकता है। फिर आक्रामकता और मातृ प्रेम, आक्रामकता होती है जो मातृ की प्रेम की कमी होती है, वो तनावपूर्ण घटनाओं को जन्म देती है। इस प्रकार का इस प्रकार जो परिवार का प्रभाव है बच्चों के समुचित विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। यह उनके भविष्य की संभावनाओं को आकार प्रदान करने में मदद करती है। परिवेश की भूमिका, जो बच्चों का वातावरण होता है उनके विकास को प्रभावित करती है। यह न केवल उनकी शारीरिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करती है बल्कि उनके रचनात्मक और जो सामाजिक कौशल है, समाज के प्रति कौशल है, उसको भी बढ़ावा देती है। संगी साथी, जो उनके साथ मित्र हैं, जिस एरिया में वो रह रहे हैं, जहां वो रह रहे हैं वहां पे उनके मित्र कैसे हैं, उनकी सामुदायिक व्यवस्थाएं सुविधाएं कैसे हैं, अच्छे खेल कूद के मैदान, पार्क, पुस्तकालय और सांस्कृतिक जो गतिविधियां वो बच्चे के सामाजिक और मानसिक दोनों ही विकास में सहायता प्रदान करती है। खेल के स्थान, बच्चों के खेलने के स्थान होने चाहिए। वे घर के अंदर किस रह रहे हैं तो क्या खेल रहे हैं, वो घर के बाहर रह रहे हैं तो कैसा खेल वो खेल रहे हैं, उनकी शारीरिक गतिविधियां कैसी हैं, वो ज्यादा शारीरिक गतिविधियों वाला खेल खेल रहे हैं या घर के अंदर इंटरनल जो खेल होते हैं वो सब, ये सब चीजों पर ही निर्भर करती है पारिवारिक प्रभाव। ग्रामीण और शहरी परिवेश में अंतर क्या है? शहरी बच्चों के ग्रामीण बच्चों की जो विशेषता है, ग्रामीण परिवेश में जो रहने वाले बच्चे आमतौर पर तेज धावक के होते हैं, जो उनकी ना खेलने कूदने की क्षमता शहरी लोगों से बहुत ज्यादा होती है क्योंकि वो प्राकृतिक तत्वों के उपयोग करके ही उस चीजों में आगे बढ़ते हैं। शहरी बच्चों की जो विशेषताएं होती हैं वो तकनीकी उपकरणों में, जैसे कार हो गया, कोई गैजेट्स हो गया, उनकी पकड़ उस चीज में ज्यादा होती है जिससे वो गांव वालों से ज्यादा सीख पाते हैं। शिक्षा का प्रभाव, बच्चों को जो संपूर्ण विकास है स्कूल और सहयोग के पर ही निर्भर करता है। एक सकारात्मक और सहयोगी शैक्षणिक वातावरण ही बच्चों के विकास में मदद करता है। इसी प्रकार भौगोलिक प्रभाव बच्चों के लिए और उनके विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उनकी रुचियों, क्षमताओं और सामाजिक कौशल में भी वृद्धि करता है। सामाजिक आर्थिक स्थिति, सामाजिक और आर्थिक स्थिति के ऊपर हम प्रभाव डालते हैं। आर्थिक संसाधनों को पहुंचाना, किसी भी परिवार को सामाजिक आर्थिक स्थिति उनके आर्थिक संसाधनों द्वारा ही मिलती है। संपन्न मतलब पूरा परिवार अच्छे स्कूलों का चयन कर सकता है और बच्चों को विभिन्न सहायक सामग्री प्रदान कर सकता है। गरीबी और शिक्षा, अगर परिवार गरीब है तो उनके बच्चे ज्यादातर अशिक्षित रह जाते हैं, उनको शिक्षा का अभाव में होता है, वो शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते। इससे जो परिवार में कम रचनात्मक मान्यताओं का विकास होता है और बच्चों के विकास में गिरावट उत्पन्न होती है। कामकाजी माता पिता का प्रभाव, जो माता पिता कामकाजी गरीब माता पिता है वो बच्चों की स्थिति पर, उनकी देखभाल पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते तो उनके विकास में बहुत ज्यादा कमियां उत्पन्न होती हैं और उनकी जो समय का अभाव है वो बच्चे को उचित देखभाल और शिक्षा प्रदान नहीं कर पाते। समुदाय की जानकारी, एक समुदाय का क्या कर्तव्य होता है कि बच्चे के लिए उचित सुविधाएं सुनिश्चित करवाना, बेहतर संसाधन
सुनिश्चित करवाना और ऐसे कार्यक्रम होना जो बच्चे के विकास में मददगार हो। लंबी अवधि की गरीबी, लंबे समय तक गरीबी का अनुभव भी बच्चों में ध्यान की कमी, कमजोर स्मरण शक्ति, विकास की जो धीमी गति हो जाती है, ये सब प्रभाव डालता है लंबी अवधि तक गरीबी। पालन पोषण और प्रकृति, हालांकि बच्चों की जो वृद्धि है और विकास है प्राकृतिक तत्वों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है, जो उनकी जो गुणवत्ता, ये सब उनकी गुणवत्ता पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए ले लो, हेलन केयर ने अपने जीवन में बाधाओं का सामना करते हुए भी अपनी शिक्षा प्राप्त करने में प्रसिद्धि उत्पन्न की, विश्व प्रसिद्धि प्राप्त की। आराम और नींद सबसे ज्यादा जरूरी है विकास के लिए। जब बच्चा दिन भर खेल कूद करता है, अच्छे से उस चीज को मेंटेन करता है, तो अब उसका उसे पर्याप्त आराम मिलना भी जरूरी होता है। अच्छी नींद भी और आराम भी बच्चे के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। पोषण और व्यायाम, बच्चों के विकास में पोषण और व्यायाम दोनों का ही महत्व है। संतुलित पोषण मिलेगा तो बच्चा अच्छे से व्यायाम कर पाएगा, तो जो उसकी जो शारीरिक गतिविधियां वो अच्छे से कर पाएगा। अगर बच्चा भूखा होगा तो इस चीज को करने में असमर्थ रहेगा। इसी प्रकार जो हमारी सामाजिक आर्थिक स्थिति है वो बच्चों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है। बच्चों के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले, जो बच्चे के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं वो कौन से कारक हैं? स्वस्थ शरीर, शक्ति, सतर्कता, भावनात्मक और मानसिक और सामाजिक जो सुखों का मिश्रण है, ये पूर्ण जीवन जीने के लिए सक्षम है और जो हमें अच्छा जीवन जीने के लिए महत्व प्रदान करता है। यह बीमारियों की अनुपस्थिति और सक्रिय जो कार्यात्मक स्थिति है उसी में ही संभव है। अगर बच्चा किसी बीमारी से जूझ रहा है, उसको कोई बीमारी है, तो वो उस चीजों की तरफ ध्यान नहीं दे पाएगा। उन्हें बीमारियों के प्रति रक्षित करके स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, ये सभी स्वास्थ्य और ये सभी बच्चे के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। स्वच्छता सबसे ज्यादा जरूरी है। बच्चों के जो बीमारियां और रोग के प्रसार को रोकने में स्वच्छता का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। जिस वातावरण में आप जी रहे हैं वो वातावरण स्वच्छ है कि नहीं, यह न केवल व्यक्तिगत विकास के लिए बल्कि उसके सामाजिक और सामुदायिक स्वच्छता के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाता है। कुछ महत्वपूर्ण जैसे बिंदु, पर्यावरण स्वच्छता, हमारे आसपास पेड़ पौधे होने चाहिए, कहीं गंदगी इकट्ठी नहीं होनी चाहिए, कहीं एक जगह पे पानी इकट्ठा ना हो जिससे मक्खी और मच्छर आने की संभावना होती है। अगर ये सब चीजें नहीं होंगी तो अपने आप ही स्वच्छता, अपने आप ही बच्चे का जो स्वास्थ्य है स्वच्छ रहेगा। यह सुनिश्चित करना कि आसपास में पानी जमा न हो जिससे मच्छरों और कीटों को के प्रजनन का कारण न बन सके। पानी को हमेशा ढककर रखना चाहिए, चाहे वो स्कूल में है या घर में है या किसी भी कार्यस्थल पर है। स्वच्छता, व्यक्तिगत स्वच्छता, व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत क्या आता है? शौचालय का उपयोग करना, शौच के बाद हाथ धोना, दांतों को रोज 2 बार साफ करना, नियमित साफ सुथरे कपड़े पहनना, नाखूनों को नियमित रूप से काटना, खांसते और छींकते समय मुंह पे हाथ रखना, ये सभी व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आता है। संक्रमण का फैलाव, जो संक्रमण है इसका फैलाव कैसे होता है? अस्वच्छता की स्थिति में संक्रमण फैलती है। यदि व्यक्तिगत और पर्यावरणीय स्वच्छता पर ध्यान नहीं दिया गया तो भिन्न भिन्न प्रकार की जो बीमारियां हैं उत्पन्न होती हैं। स्वच्छ शिक्षा, बच्चों और वयस्कों के लिए स्वच्छता के महत्व को बढ़ाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। शिक्षा और जागरूकता के लिए, शिक्षा और समुदाय में स्वच्छता अभियान चलाने के लिए सभी लोग इसे अपनाएं। जब हम अपने निजी जीवन में इसे अपनाएंगे तभी ही हम इसे शिक्षा के माध्यम से लोगों को जागरूक कर पाएंगे। सबसे पहले अपना हमारा समय जागरूक होना बहुत जरूरी है। स्वच्छता का सामाजिक प्रभाव, समाज पर स्वच्छता का क्या प्रभाव पड़ता है? एक स्वच्छ वातावरण न केवल व्यक्तिगत स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है बल्कि जो सामाजिक संबंध है और सामुदायिक स्थिति है उनको भी मजबूत करता है। जो लोग समय स्वच्छ हैं वो अपने सामाजिक माहौल को भी स्वच्छता बढ़ा सकते हैं, स्वच्छ बना सकते हैं। स्वच्छता के इन पहलुओं का पालन करके हम न केवल अपने परिवार और समाज की स्थिति सुधार सकते हैं बल्कि स्वास्थ्य जीवन शैली अपनाने से हम बच्चे के विकास और सामुदायिक विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। स्वच्छ संबंधी कुछ मान्यताएं हैं, जैसे प्राप्त उपचार है, मलमूत्र निष्कासन है,
गंदे पानी का एकत्रित न होने देना आदि, ये सब कुछ स्वास्थ्य संबंधी मान्यताएं हैं। सबसे पहला है स्वच्छ प्रणाली का उद्देश्य। क्या उद्देश्य है इसका? स्वच्छता से ही जीवन की सुरक्षा होती है। ये प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जिससे हम अपने वातावरण को स्वच्छ रख सकते हैं, जो रोगों के प्रसार को रोकने में सहायता देती है। विशेषकर यह मल और मुख के माध्यम से फैलाने वाले रोग के प्रसार को रोकने में मदद करती है। जल की स्वच्छता, खाना बनाने का जो जल है, स्नान करने का जो जल है, जो घरेलू, ये सब स्वच्छ होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। जल प्रदूषण को रोकने के लिए जल स्रोतों का सही तरीके से संरक्षण और प्रबंधन जरूरी है। मल मूत्र का निष्कासन, उचित व्यवस्था न होने के कारण ही बीमारियां फैलती हैं, बल्कि यह सामुदायिक जो स्वास्थ्य है उनको भी प्रभावित करती है। सही ढंग से जो स्थापित शौचालय है वो स्वच्छ सुविधाएं रोगों को प्रसारित करने को रोकने में मदद करती हैं। गंदे पानी का प्रवाह पद्धतियां एक स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि पानी गंदा होगा, ढका हुआ नहीं होगा, तो वो बहुत सारी समस्याओं को पैदा करते हैं, जैसे कि जल जनित रोग। रोगों की रोकथाम, स्वच्छ प्रणालियां रोगों के हस्तक्षेप को विशेष रूप से रोकने में सहायता करते हैं। स्वच्छता का पालन करने से हम न केवल अपने स्वास्थ्य की सुरक्षा करते हैं, बल्कि अपने समुदायों में स्वस्थ सत्र को भी बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। भारतीय संदर्भ में कुछ मौलिक अधिकार हैं बच्चों के लिए, कुछ ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो जानना बहुत जरूरी है। मौलिक अधिकार जैसे धारा 14 के अनुसार कानून के समक्ष समानता का अधिकार, जो सभी को कानून का समान और संरक्षण प्रदान करती है। इसमें समानता का अधिकार दिया गया है, कानून की नजर में सभी लोग समान हैं। धारा 15(3) के अनुसार राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बनाना है। धारा 17 के अनुसार अस्पृश्यता का उन्मूलन और किसी भी प्रकार के इसके चलन पर निषेध है। अस्पृश्यता मतलब ये किसी को छूना नहीं, ये नहीं खाना, यहाँ बैठ के नहीं कर खाना, ये सब अस्पृश्यता के अंतर्गत आता है। अनटचेबिलिटी इज क्राइम, इसे अस्पृश्यता का एक रूल है, अनटचेबिलिटी इज क्राइम। धारा 19(1) के अनुसार बोलने की, हमें अभिव्यक्त करने की और सभा करने की अधिकार है। हम खुलकर कहीं पे भी बैठ सकते हैं, अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, कहीं पे भी सभा कर सकते हैं अच्छे तरीके से। ये नहीं कि आप अहिंसा फैला रहे हो कहीं पे, अहिंसा के अनुसार आप इस चीज को कर सकते हो, बिना हिंसा फैलाए, बिना झगड़े के आप कहीं पे भी सभा कर सकते हो। धारा 21 के अनुसार जीवन और व्यक्तिगत आप अपने ही तरीके से जीवन जीने के लिए स्वतंत्र हो। धारा 21(a) के अनुसार 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करेंगे। धारा 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे कार्य, जैसे कारखानों में कार्य करते थे कुछ लोग, खदानों में, इनसे रोका जाएगा। 14 वर्ष से कम बच्चे यहाँ काम नहीं कर सकते। राज्य नीति निर्देशक के कुछ सिद्धांत हैं, जिसमें जैसे धारा 39 के अंतर्गत क्या आता है, बच्चों की कच्ची उम्र का शोषण न करें, उन्हें स्वास्थ्य और गरिमापूर्ण जीवन के अवसर दें। धारा 42 के अनुसार न्यायपूर्ण और मानवीय क्रियाएं स्थितियों का प्रावधान करें और बच्चों को जो न्यायपूर्ण और मानवीय जो उनको स्थितियां वो प्रदान करें। धारा 42 में। धारा 45 के अनुसार 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। धारा 47 के अनुसार जीवन स्तर और पोषण में सुधार के उपाय बताए गए हैं। धारा 51 के अनुसार माता पिता को 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करने का निर्देश दिया गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों का शिक्षा प्रदान करवाई जाए, चाहे वो गरीब स्तर से हैं, चाहे वो अमीर स्तर से हैं। अब इसका क्या निष्कर्ष रहता है कि जो भारतीय संविधान है बच्चों के लिए, उनके अधिकारों के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, उनके शिक्षा के प्रावधानों के लिए कुछ माध्यम सुनिश्चित कर रहा है, जिनसे वह सीख सकेंगे, जिनसे उनका विकास हो पाएगा। इन प्रावधानों का उद्देश्य बच्चों को शोषण से बचाना, उन्हें अच्छी शिक्षा प्रदान करवाना और विकास के अवसर सुनिश्चित करवाना है। भारत में जो बच्चों के पालन पोषण संबंधी कुछ गतिविधियां हैं, जैसे सांस्कृतिक और परंपराएं। भारत में के विभिन्न हिस्सों में बच्चों के पालन पोषण के लिए
कुछ परंपराएं अलग अलग होती हैं, हर समाज की, हर संस्कृति की, हर धर्म की अपनी अपनी कुछ मान्यताएं जुड़ी होती हैं। बच्चे के जन्म से पहले, जन्म के समय और शिशुअवस्था के दौरान कई परंपराएं मान्यताएं निभाई जाती हैं, क्योंकि जिसकी संस्कृति में जो मान्यताएं होंगी वो तो उसी संस्कृति के अनुसार बच्चों को सिखाते हैं। गर्भ काल की देखभाल, जो गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण का विशेष ध्यान दिया जाएगा। गर्भावस्था जब प्रेग्नेंट होती है लेडी, उसके दौरान कई पारंपरिक रस्म की जाती हैं, जैसे गोद भराई जैसी महिलाओं के लिए शुभकामनाएं दी जाएंगी। गोद भराई की एक जो योजना है, ये जैसे अब आंगनवाड़ी में शुरू हो चुकी है। जब गर्भवती महिला 7 महीने की होती है तो उसके लिए प्रोग्राम सुनिश्चित किया जाता है आंगनवाड़ी केंद्र के अंदर। ऐसे ही सरकार ने ये चलाया है जिससे वो अपनी पारंपरिक रस्में भी कर सके। जन्म के बाद की जो परंपराएं होती हैं, जैसे बच्चे के जन्म के बाद कुछ महीनों तक माँ की और बच्चे की देखभाल की जाती है। माँ को विशेष खान पान दिया जाता है, आराम के उपाय सुझाए जाते हैं। बच्चे के जन्म के साथ साथ और उनके नामांकन हो गया, मुंडन हो गया, अन्नप्राशन हो गया, आदि संस्कार भी भारतीय परंपराओं का ही हिस्सा है। इसमें माँ की क्या भूमिका रहती है? जो भारतीय समाज में जब बच्चा पैदा होता है तब से ही माँ के कंधों पर बच्चे की जिम्मेदारियां आती हैं। प्राथमिक जब शैशवावस्था होती है ने माँ ही बच्चों की सुरक्षा करती है, उनका पालन पोषण करती है, उनकी देखभाल सुनिश्चित करती है। माँ बच्चे के साथ जैसा व्यवहार करेगी, बच्चा मानसिक और सामाजिक विकास भी उसी तरीके से कर पाएगा। स्तनपान हो गया, जैसे 1 से 6 वर्ष तक बच्चे को स्तनपान करवाना जरूरी है, इसी को ही प्राथमिकता दी जाती है। संचार और भाषा, शुरुआती जो जीवन काल है, शुरुआती जो वर्ष है, उसमें माँ और परिवार जिस तरीके से, जिस भाषा में बच्चे के साथ बात करता है, उसी से ही बच्चे का विकास होता है। माँ बच्चे के विकास के लिए बातचीत, खेल कूद हो गया, सामाजिक संपर्क के माध्यम से सिखाने का अवसर प्रदान करती है। पिता और समुदाय की क्या भूमिका होती है? अकेली माँ भी एक बच्चे को नहीं पाल सकती, उसमें पिता का भी योगदान होता है और उनके जो आसपास के लोग हैं उनका भी योगदान होता है। सामुदायिक और वास्तविक परिवार का क्या योगदान होता है? जैसे दादा दादी हो गए, चाचा चाची हो गए, इन सभी का भी बच्चे के पालन पोषण में महत्वपूर्ण योगदान होता है। ये जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, ये अपने अनुभव और संस्कृति से बच्चे को भी उसी संस्कृति और अनुभव के अनुसार ढालते हैं और उनके नैतिक विकास में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योग्यता प्रदान करते हैं। शिक्षा और विकास, जो भारत में बाल्यावस्था में शिक्षा और विकास को बहुत ज्यादा जरूरी माना गया है। हालांकि शिक्षा की जो औपचारिक शुरुआत है वो स्कूलों से हो जाती है, लेकिन बच्चों के जो प्रारंभिक शैक्षणिक जो है वो घर से ही शुरू होती है। बच्चा सबसे पहले अपने घर से ही सीखता है। उनका जो शिक्षा का, एजुकेशन का फर्स्ट होम होता है वो उसका परिवार, उसका घर ही होता है। परिवार के सदस्य उसे थोड़ा थोड़ा, जैसे लिखना, बोलना, सामाजिक कौशल आदि, ये सब चीजें परिवार से ही सीखता है वो। धार्मिक और जो नैतिक शिक्षा होती है, त्योहार हो गए, धर्म हो गए, ये जो परंपराएं हो गई, ये सभी जो बच्चा है अपने परिवार से ही सीखता है। उनके जो पालन पोषण संबंधी कुछ गतिविधियां हैं, जैसे स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी, जो बच्चों के जो स्वास्थ्य और सुरक्षा के प्रति जो समाज का, जो भारतीय समाज बहुत सजग हो चुका है, वो समय समय पर टीकाकरण करवाना, अच्छा पोषक आहार देना, संतुलित देना, ये नहीं कि एक ही बार में बच्चों को इतना खिला दिया, साफ सफाई पर ध्यान देना, ये सब स्वास्थ्य और शिक्षा के अंतर्गत आता है। पारंपरिक जो चिकित्सा है उसकी देखभाल, जैसे कि घरेलू उपायों से भी, जैसे मालिश हो गई, हर्बल उपचार हो गए, इन सब से भी बच्चों का विकास अच्छी तरीके से किया जा सकता है। सामाजिक और आर्थिक चुनौतियां, हालांकि भारतीय जो समाज में बाल्य और पालन पोषण को महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन गरीबी हो गई, अलैंगिक हो गया, अशिक्षा हो गई, जैसे सामाजिक और आर्थिक चुनौतियां हैं, ये कई परिवारों में बाधाएं डालती हैं। जो इन चुनौतियों का सामना करने के लिए सरकार ने शिक्षा संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी और पोषण संबंधी कई योजनाएं चलाई हैं, कई कार्यक्रम शुरू, ऑलरेडी ही कार्यक्रम शुरू किए हुए हैं। तो ये था हमारा जो पार्ट 2 है। पार्ट 2 में हमने ये पढ़ा है। अब जिसने पार्ट 1 नहीं पढ़ा है, सबसे पहले वो पार्ट 1 कंप्लीट करेगा। वो कंप्लीट करेगा तभी ही वो पार्ट 2 को समझ पाएगा। तो यही था हमारा आज का पार्ट 2। मिलते हैं अब अगले पार्ट के साथ, अगले अध्याय के साथ। नमस्कार।